गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक है मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, कलरफुल वर्ल्ड, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं जो आंख है उसके कितने भाग होते हैं और उनके कार्य क्या क्या हैं। जो आंख से रिलेटेड जितने भी टर्म यूज होते हैं परीक्षा की दृष्टि जो महत्वपूर्ण होते हैं उनका डिस्कशन हम इसमें करेंगे। आई की जो डिफेक्ट होते हैं और उनका करेक्शन हम कैसे करेंगे, लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है प्रिज्म के थ्रू, डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट एंड फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, रेनबो कैसे बनता है, एटमॉस्फेरिक रिलेटेड जो फिनोमिना होते हैं घटनाएं होती है उसके बारे में, साथ ही जो लाइट है उसका इसकी स्कैटरिंग कैसे होती है और उससे रिलेटेड क्या 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 फिनोमिना होते हैं उस बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं हम ह्यूमन आई पे। मानव नेत्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेंसरी ऑर्गन है शरीर का। मानव नेत्र, तो ये मानव नेत्र की संरचना है। परीक्षा में इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले यहाँ नेत्र देखो, जिस प्रकार से हमें आंख दिखती है, दरअसल आंख क्या है, एक प्रकार का गोलक है। ये गोलक आपको दिख रहा होगा, इसके अंदर क्या होता है, एक द्रव भरा होता है जिसको विट्रस ह्यूमर या काचाभ द्रव भी कहते हैं, काचाभ द्रव कहते हैं। इस आंख यहाँ जो रेटिना वाला भाग है इसके इधर कुछ नर्व्स होती है जिनको दृक् तंत्रिकाएं कहते हैं, यानी कि इनको दृश्य तंत्रिकाएं कहा जाता है। ये वाला पार्ट रेटिना होता है। इसके बाद यहाँ पर हम आएंगे तो ये क्या है, एक इसका लेंस है। ठीक है, ये क्रिस्टलाइन लेंस होता है। ठीक है, इसके इधर और इधर ये एक विशेष प्रकार की मसल्स होती है जिसको सिलियरी मसल्स कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है, सिलियरी मसल्स या पक्षमाभी पेशियां, पक्षमाभी पेशियां। ठीक है, और इसका जो ये वाला भाग है इसको कॉर्निया कहा जाता है। लेंस के ठीक ऊपर जो ये वाला भाग है इसको आइरिस कहा जाता है। और आइरिस के अंदर जो ये छोटी सी छोटा सा गोलक दिखता है, इसका अलग अलग कलर होता है जिसको हम प्यूपिल कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं, प्यूपिल। तो आइरिस है, ये भी इसका कलर अलग होता है। प्यूपिल है, यहाँ से हम अंदर लेंस की ओर लाइट यहाँ से जाती है। ठीक है, और इसके बाद इसमें कुछ द्रव भरा होता है जिसको एक्वस ह्यूमर कहा जाता है, जिसको एक्वस ह्यूमर कहा जाता है। तो ये प्यूपिल हो गई, इसके इधर आइरिस हो गई, ये कॉर्निया हो गया, सिलेरी मसल हो गई, ऑप्टिक नर्व हो गई, विट्रस ह्यूमर हो गया और रेटिना हो गया। तो इसको, इस डायग्राम को हम लोग एक दो बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे ताकि अगर परीक्षा में इसका डायग्राम अगर पूछा जाता है तो आप लोग इसको बढ़िया ढंग से कर लें। अब जो आंख के पार्ट्स हैं, ठीक है, इनका क्या कार्य होता है, तो सबसे पहले हम कॉर्निया की बात करते हैं। यहाँ आंख की सबसे बाहरी ओर क्या होती है, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, आई वाल के ठीक फ्रंट में इसका काम होता है जो लाइट इंटर करती है उसको आंख के अंदर प्रवेश कराना। इसके बाद है प्यूपिल, स्मॉल सेंट्रल होल होता है। ठीक है, आइरिस के इधर उधर क्या होता है, एक स्मॉल होल होता है। ठीक है, यह क्या करता है, रेगुलेट एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट। लाइट अंदर कितनी जानी है, बहुत ज्यादा लाइट भी ना जाए और बहुत कम भी ना जाए, तो उसको कंट्रोल करता है प्यूपिल। ठीक है, इसके बाद विट्रस ह्यूमर, जेली लाइक फ्लूइड होता है रेटिना और आईलेंस के बीच, रेटिना और आईलेंस। तो इसको कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद विट्रस ह्यूमर जो होता है ये जेली लाइक फ्लूइड होता है और यह हेल्प करता है जो आई बॉल है। ठीक है, इसका जो शेप है और जो इसकी ओवरऑल जो हेल्थ है, इसका जो आंख की जो ओवरऑल हेल्थ है उसको मैनेज करता है। और इसके बाद जो नर्व है, नर्व सेल्स होती है, दृक् कोशिकाएं होती है,
इसका काम होता है जो भी इमेज बनती है उसकी जो सिग्नल है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना और उसको ब्रेन तक पहुंचाना। इसके बाद जो टर्म है आई से रिलेटेड जो पूछे जाते हैं तो उसको इस तरह से याद करना है परीक्षा की दृष्टि से। एकोमोडेशन, ठीक है, तो इसका मतलब होता है समंजन क्षमता, हिंदी में इसको बोलेंगे समंजन क्षमता। तो ये हमारी आंख के लेंस की एक क्षमता होती है, यह अपनी फोकल लेंथ को कंट्रोल कर सकता है, इसी को समंजन क्षमता कहते हैं, इसी को समंजन क्षमता कहा जाता है। ठीक है, तो यदि कोई वस्तु, यदि किसी वस्तु को हम ज़्यादा डार्क लाइट में देख रहे हैं या कम डिम लाइट में देख रहे हैं तो उस हिसाब से यह अपनी फोकल लेंथ को क्या करता है, एडजस्ट करता है। ठीक है, अब है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो मानव नेत्र निकटतम कितनी दूरी तक जो है वस्तु को देख सकता है, तो निकटतम यानी कि 25 सेंटीमीटर तक मानव की जो आंख है, मानव नेत्र देख सकता है। उससे अगर ज्यादा पास ला दिया तो वो क्लियरिटी से नहीं दिखाई देता है। तो निकटतम जो निकट जो पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है, परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। और जो दूरस्थ बिंदु होता है यानी कि कितनी दूर तक हमारी आंख देख सकती है, तो जो दूरस्थ बिंदु होता है वह अनंत होता है, इन्फिनिटी होता है, अनंत होता है। तो इसको आप याद करेंगे। इसके बाद कैटरेक्ट यानी कि जिसको मोतियाबिंद भी कहा जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि भारत सरकार के द्वारा बहुत सारी जो है स्कीम चलती है बुजुर्ग लोगों में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए। तो जो क्रिस्टलाइन लेंस है बुढ़ापे में क्या होता है, यह क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है। ये जो दिख रहा होगा आपको, ये कैटरेक्ट वाली आंख है, ये क्या हो गई, पूरी बादल, इसमें बादल जैसा इसमें लग गया है। इसी को क्या कहते हैं, कैटरेक्ट कहते हैं या मोतियाबिंद कहते हैं। इसके कारण या तो विजन लॉस हो जाता है या तो कंप्लीटली जो है विजन कंप्लीटली जो है लॉस हो जाता है, यानी कि इसको दिखना बंद हो जाता है। तो इसको रिस्टोर करने के लिए हम सर्जरी के थ्रू यहाँ पे क्या है, आर्टिफिशियल लेंस लगा देते हैं। तो ये बहुत आसान प्रक्रिया हो गई आज के युग में। तो आज के युग में आप लोगों ने देखा होगा हमारे गांव में इसको आंख खुलाना बोलते हैं कि हमारे दादाजी कहाँ जा रखे हैं, आंख खुलाने जा रखे हैं। तो इस तरह से जो है डॉक्टर जो है या बहुत सारी संस्थाएं इसमें कैंप लगाती है बुजुर्ग लोगों के लिए, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए। अब है डिफेक्ट ऑफ विजन और उनका क्या है, करेक्शन। सबसे पहले हम बात करते हैं मायोपिया या निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो आईबॉल है इसका जो फोकल लेंथ हो जाता है यहाँ स्मॉल हो जाती है और रेटिना से पहले ही इसकी इमेज बननी शुरू हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, इसको करेक्ट करने के लिए हम ये क्या है, ये रेटिना है और जब क्या है हमारी आंख रेटिना में जब लाइट की किरणें यानी कि फोकस रेटिना से पहले ही बनना शुरू हो जाता है तो उस कंडीशन को हम मायोपिया कहते हैं। और इस दोष में निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई देती है। इसको करेक्ट करने के लिए जितना इसमें डिफेक्ट है उतनी क्षमता का हम कॉनकेव लेंस लगा देंगे। यह क्या करेगा, लाइट को फैला देगा और फैलाने के बाद फिर ये नेत्र लेंस पे पहुंचेगा तो ये करेक्ट इमेज बनाएगा। लेकिन शर्त यह है कि उतनी ही क्षमता का रखना है जितनी क्षमता का विजन डिफेक्ट आ रखा है। इसके बाद हाइपरमेट्रोपिया या दूर दृष्टि दोष, इसको कहते हैं दूर दृष्टि दोष। जब इमेज रेटिना के पीछे बनती है तो उस कंडीशन को हम हाइपरमेट्रोपिया या दूर दृष्टि दोष कहते हैं। और इसके निवारण के लिए, क्योंकि आपको लाइट को अभिशरित करना है, तो उसके लिए हम अभिसारी लेंस का प्रयोग करेंगे, यानी कि हम कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग करेंगे। इसके बाद है प्रेस बायोपिया। जब एकोमोडेशन पावर ऑफ आई लेंस क्या हो जाती है, कम होती है, तो इसके लिए क्या है, आंख में क्या आ जाती है, स्टेफनी अकड़न सी आ जाती है। तो इसके लिए हम कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग करते हैं। तो इसको प्रेस बायोपिया कहते हैं, इसको कहते हैं प्रेस बायोपिया। तो रेज डायग्राम कई बार पूछा जाता है कि रे डायग्राम के द्वारा दिखाइए, या तो मायोपिया पूछ लेगा या तो हाइपरमेट्रोपिया पूछ लेगा या तो प्रेस बायोपिया को पूछ लेगा।
तो यहाँ पे क्या है, ये हाइपर मेट्रोपिया है, और ये क्या है, यहाँ पर आपको देखना है नियर पॉइंट ऑफ हाइपर मेट्रोपिक आई, दूसरा क्या है हाइपर मेट्रोपिक आई, और करेक्शन ऑफ हाइपर मेट्रोपिक आई। तो हाइपर मेट्रोपिक ये डायग्राम मुझे थोड़ा सा इसमें थोड़ा करेक्शन लग रहा है। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि जो निकट दृष्टि दोष है, इसमें रेटिना से पहले ही जो है क्या बनता है, रेटिना से पहले ही प्रतिबिंब बनता है। इसमें मायोपिया इसको जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है इसको बढ़िया ढंग से देख लेंगे आप। मायोपिया में क्या होता है, जो इमेज है वो रेटिना से पहले ही बनती है, तो इसके लिए हम कॉनकेव लेंस का प्रयोग करते हैं। कॉनकेव लेंस का प्रयोग करेंगे तो यहाँ रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम हाइपर मेट्रोपिया की बात करते हैं तो हाइपर मेट्रोपिया में इमेज कहाँ बनती है, तो ये क्या है, ये तो मायोपिया का करेक्शन है, ठीक है, लेकिन हाइपर मेट्रोपिया का इधर है, ये है, ठीक है। तो हाइपर मेट्रोपिया में क्या हो रहा है कि जो प्रतिबिंब है वह कहाँ बन रहा है, रेटिना के पीछे बन रहा है, ठीक है। तो हमने इसके लिए अभिसारी लेंस का प्रयोग करना है, और अभिसारी लेंस का जब हम प्रयोग करते हैं तो यहाँ जितने पॉइंट का डिफेक्ट है उतने क्षमता का हम इसमें क्या लगा देंगे, उतनी क्षमता का इसमें हम लेंस का यूज कर देंगे। तो ये क्या हो गया, दूर दृष्टि दोष का रे डायग्राम हो गया, और ये निकट दृष्टि दोष का रे डायग्राम हो गया। तो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है ये, तो इसलिए आप लोग इसको देख लेंगे। अब यहाँ पे क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, ये प्रिज्म है आपके पास। प्रिज्म आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ से लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्शन होता है, पुनः इसके सेंटर से इस तरह से होता है। यहाँ पर क्या है, अलग अलग एंगल बने हुए हैं। तो जो प्रिज्म है इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इस तरह से होता है, ठीक है। और रिफ्लेक्शन भी क्या है, ये इस तरह से इसमें रिफ्लेक्शन हो रहा है। एंगल आई है, ठीक है, और एंगल ई है, इजिकल टू एंगल ए प्लस थीटा। ये इस तरीके से जो है हमने इसको याद रखना है। अब जो प्रिज्म है ये व्हाइट लाइट को क्या कर देता है, बिखेर देता है, कितने लाइट में, 7 कलर में। तो इसको क्या कहते हैं, क्या क्या कहेंगे, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ठीक है, वर्ण विक्षेपण इसको कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। तो इसमें क्या होता है, रेड कलर, ऑरेंज कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, इंडिगो, वायलेट, इसका जो शॉर्ट फॉर्म में हम याद करते हैं विबिगोर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो इसमें आपको ये ध्यान देखना है, जो वायलेट कलर है इसकी जो वेव लेंथ है वो सबसे कम होती है, और रेड कलर की जो लाइट है उसकी वेव लेंथ सबसे ज्यादा होती है। तो ये भी इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं रेनबो कैसे बनता है। तो रेनबो क्या है, एक प्राकृतिक घटना है जब बरसात की बूंदें वायुमंडल में आ जाती है और धूप भी रहती है। तो उस कंडीशन में ये जो ड्रॉपलेट है वो एक टीनी प्रिज्म का कार्य करती है, और ये क्या कर देती है, लाइट का डिस्पर्शन कर देती है, और लाइट का डिस्पर्शन होने के कारण इसमें क्या बनता है, एक बहुत शानदार जो है रेनबो बन जाता है, ठीक है। तो ये जो रेनबो होता है, यह इसके जो कलर इस टिनी पार्टिकल से रेन ड्रॉप जब हमारी आंखों में पहुंचता है तो इसमें 7 कलर का जो रेनबो है वो हमें दिखता है। ऐसी जो है हजारों ड्रॉप्स वायुमंडल में उपस्थित होती है, तो इसको इस तरह से जो है इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इसके बाद हम बात करते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। जो स्टार है, स्टार का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना, तो जो अपेरेंट पोजीशन है स्टार की वो क्या होती है, स्लाइटली डिफरेंट होती है, कहाँ से, जो इसकी एक्चुअल पोजीशन है। लेकिन क्या है, एटमॉस्फेयर में क्या है, अलग अलग मीडियम है, तो हमारे आंख तक पहुंचते पहुंचते वो क्या करना, हमें कैसा लगता है कि तारे क्या हो रहे हैं, ब्लिंक हो रहे हैं, यानी कि ट्विंकलिंग कर रहे हैं। जबकि क्या है, तारा क्या है, अपनी जगह पर स्टेबल है, लेकिन एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण ये घटना होती है। The path of rays of light coming from the star goes on varying slightly. The amount of light entering our eyes from a particular star increases or decreases randomly with the time. ठीक है, sometimes star appear bright and other time it appears fainter. This result in twinkling effect of star. तो अलग अलग इंटेंसिटी के साथ लाइट हमारी आंखों तक पहुंच रही है, तो किसी समय वो ब्राइट दिखता है, किसी समय वो धुंधला दिखता है, जिसको ट्विंकलिंग ऑफ स्टार कहते हैं। तो किसके कारण है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण,
एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ठीक है, तो इसको इस तरीके से हमने याद कर रहा है। एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। दरअसल जो सूर्योदय हमारे पास हो रहा है या सूर्योदय और सूर्यास्त की घटना हम देखते हैं, तो एक्चुअली जो वास्तविक सूर्योदय है और वास्तविक सूर्यास्त है वह क्या होता है, 2 मिनट पहले होता है और 2 मिनट बाद तक चलता है। यानी कि यहाँ पे क्या है, ये सूर्य है, ये क्या है, ये सनसेट का है। तो यहाँ पे क्या है, एक्चुअल जो सूर्य है ये यहाँ, एक्चुअल सूर्य यहाँ पे है, लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ इसकी जो पोजीशन है वो यहाँ दिख रही है। यानी कि ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण 2 मिनट लेट तक सूर्य हमें दिखाई देता है। इसी तरह से जो सूर्योदय है, सूर्यास्त के समय 2 मिनट लेट तक, और सूर्योदय के समय सेम यही कंडीशन होगी, जब वो बिल्कुल पीछे होगा, लेकिन क्या होगा, उसकी जो पोजीशन है हमको यहाँ पे दिखेगी। तो दोनों कंडीशन में 2 मिनट लेट और 2 मिनट पहले तक हमारे पास पहुंचता है। तो विद एल्टीट्यूड द डेंसिटी एंड hence refractive index of air layer decreases, the light rays starting from the sun travel from rare to denser, इसमें मीडियम में होता है, तो इसलिए रेयर टू डेंसर मीडियम में जब लाइट ट्रेवल करती है तो जो प्रकाश किरण है वो अभिलंब की ओर झुक जाती है, जिस कारण से हमें सूर्य जो है, सूर्योदय और सूर्यास्त जो है 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। अब बात करते हैं हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, तो ये एक बहुत ही सुंदर घटना है। इसी कारण से हम अपने अब आपका जो नीला आसमान है जो हमें बहुत ही सुंदर सा दिख रहा है, वो इसी के कारण होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसके कारण ब्लू कलर ऑफ स्काई, जो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है या समुद्र का रंग नीला दिखाई देता है, वो इसी के कारण है। द ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट बाय द मॉलिक्यूल ऑफ एटमोस्फियर। जो एटमोस्फेयर में बहुत सारे सूक्ष्म मॉलिक्यूल उपस्थित हैं, यह लाइट को क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं, और स्कैटरिंग के बाद जो ब्लू कलर की लाइट है वो आसानी से हमारे आंखों तक पहुंचती है, और हमारे आंखों तक पहुंचती है, इसलिए जो ब्लू कलर का हमें आसमान दिखाई देता है। तो जो मॉलिक्यूल है इनका साइज क्या होता है, स्मॉलर होता है देन द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। इनका साइज इतना स्मॉल होता है कि जो विजिबल लाइट है वो हमें दिखाई देती है। दे स्कैटर द ब्लू लाइट ऑफ द शॉर्टर वेवलेंथ मोर स्ट्रांगली देन रेड ऑफ लॉन्गर वेव। ये जो है ये जो वायुमंडल में छोटे छोटे पार्टिकल हैं, यह किस कलर को जो है सबसे ज्यादा मतलब स्कैटर करते हैं, या सबसे ज्यादा स्कैटरिंग करते हैं, किसकी सबसे ज्यादा यह स्कैटरिंग करते हैं ब्लू कलर को, जो शॉर्टर वेवलेंथ का होता है। तो जितना शॉर्टर वेवलेंथ ज्यादा स्कैटरिंग, लॉन्गर वेवलेंथ कम स्कैटरिंग, तो ये स्कैटरिंग करते हैं। तो स्कैटर लाइट एंटर द आई एंड द स्काई अपीयर ब्लू। तो जैसे ही यह स्कैटर लाइट जो ब्लू कलर की स्कैटरिंग जिसमें ज्यादा हो रखी है, तो उसी कलर का हमें स्काई दिखाई देता है। अपना स्काई का कोई कलर नहीं होता है। स्काई अगर आप अंतरिक्ष में जाते हैं तो स्काई का कलर कैसे दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है। ठीक है, इसके बाद रेडिशनेस ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट। अभी यहाँ पे सूरज दिख रहा है, ये सूर्यास्त हो रहा है। क्या हो रहा है, सूर्यास्त हो रहा है। तो सूर्यास्त के समय सूर्य हमसे क्या है, बहुत अधिक दूरी पे होता है, और सूर्योदय के समय में भी सेम कंडीशन होती है। तो जब इसकी स्कैटरिंग होगी तो जो ऑब्जर्वर होगा या जो देखने वाला होगा सूर्य को, वो बहुत मैक्सिमम दूरी पे होगा। तो मैक्सिमम दूरी तक कौन सी लाइट ट्रेवल करेगी, रेड कलर की लाइट। इस कौन सी कलर की, जिसकी वेवलेंथ लैम्डा ज्यादा होगा, तो वह है रेड कलर। इसलिए हमारे आंख तक आसानी से कौन सा कलर पहुंच पा रहा है, रेड कलर। इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय स्काई हमें कैसा महसूस होता है, रक्ताभ, यानी कि लाल रंग का, प्योर लाल रंग का दिखाई देता है। अब है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो यहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट में का यूज हम रेड कलर का हम यूज सिग्नल में क्यों करते हैं, डेंजर के सिग्नल में क्यों करते हैं, बिकॉज ऑफ द लॉन्गर वेवलेंथ, ताकि दूर तक भी जो गाड़ी वाला होगा उसको रेड कलर दिखाई देगा कि हाँ भाई आगे कुछ दिक्कत है, आगे खतरा है, या आगे गाड़ी रुक गई है। और ब्रेक की जो ब्रेक लाइट होती है, पीछे की जो लाइट, जब ब्रेक लगता है उसमें रेड कलर की लाइट यूज किया जाता है। क्यों,
क्योंकि यह लाइट कम स्कैटर्ड होती है, साथ ही यह अधिकतम दूरी तक पहुंचती है, इसलिए हम खतरे के रूप में लाल कलर का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से जो मेन कॉन्सेप्ट थे द आई एंड द कलरफुल वर्ड में, आप लोग इसको पॉइंट वाइज इसके शॉर्ट नोट्स बनाइए, की पॉइंट्स बनाइए, और परीक्षा हॉल में आप जैसे जाते हैं तो घबराना नहीं है, जो आपने पढ़ा है उसको आप उस तरीके से सॉल्व करें। तो आप लोगों को बोर्ड परीक्षाओं की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 21 तारीख से आप लोगों के पेपर शुरू हो रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।